ओके। ऑलराइट। तो कोरल्स देख लिए थे, बट कोरल कंजर्वेशन के लिए जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स किए गए थे वो देख लेते हैं। अब इक्री याद रखो, एक ICRI, दैट इज़ इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। ये इसमें 8 कंट्रीज़ हैं और इंडिया भी इसमें आता है, ठीक है। इक्री ICRI इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव। इसके बाद एक ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क भी बना रखा है, इंटरनेशनल कोरल रीफ एक्शन नेटवर्क, आईक्रैन, ये भी याद रख सकते हो। आईक्रैन और इक्री, इंटरनेशनल कोरल रीफ एक्शन नेटवर्क। सो दिस इज़ ऑल्सो, ठीक है, गवर्नमेंटल एफर्ट। फिर कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, ये तुम्हारे जो ओशियानिया रीजन वाले कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पे स्पेशली कोरल रीफ वगैरह मिलती है, तो सच एज इंडोनेशिया हो गया, फिर मलेशिया, देन पापुआ न्यू गिनी आइलैंड्स, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड्स एंड तिमोर लेस्टे। तो ये कुछ ऐसे ओशियानिया वाले कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मतलब संग आके कोरल रीफ इनिशिएटिव, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव नामक एक एफर्ट टू कंजर्व द कोरल रीफ से स्टार्ट किया था। तो 3 काफ़ी हैं, एक ICRI दैट इज़ इक्री, फिर एक आईक्रैन दैट इज़ ICRAN इंटरनेशनल कोरल रीफ एक्टिवेशन नेटवर्क, नॉट एक्टिवेशन, एक्शन नेटवर्क, और इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव जिसमें 8 कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी है। तो इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ आईक्री। देन 2018 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इट्स लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन कोरल रीफ कंजर्वेशन, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इट्स लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन कोरल रीफ। इन इंडिया कोरल्स आर इंक्लूडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। Plus, India National Center for Ocean Information Services has developed coral bleaching alert system since 2011. Plus, there is a National Committee on Mangroves and Coral Reefs. So, National Committee on Mangroves, I think, ये कब बनाई गई थी? 1976 में मेरे ख्याल से बनाई गई थी, नेशनल कमेटी ऑन मैंग्रोव्स। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने शायद पढ़ाया हुआ है ये। एनीवेज, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में आता है, और ऑस्ट्रेलिया 2018 में अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था टू कंजर्व कोरल रीफ्स। दैन कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव में कुछ ओशियानिया वाले कंट्रीज़ हैं जैसे तिमोर लेस्टे, सोलोमन आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी आइलैंड और मलेशिया, फिलीपींस, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं उसमें। देन कोरल्स के लिए इंडिया ने, मतलब इंडिया की एक ये बॉडी है, नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये इसने एक कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम बना रखा है 2011 से, ठीक है। देन देयर इज़ अ नेशनल कमिटी ऑन मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। नाउ व्हाई इंटरकास्ट मैरिज इन ह्यूमंस एंड क्रॉस ब्रीडिंग इज़ गुड फॉर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी? Lesser genetic diversity increases the possibility of inbreeding, which can eventually cause extinction of a species. Biologists often define biodiversity as totality of genes, species, and ecosystem of a region. So, biodiversity 3 प्रकार की होती है। मोटा मोटा इस पे ही सवाल बनेगा। तुम्हारा जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, स्पीशी डाइवर्सिटी होती है, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। एंड द ग्रेटर द डाइवर्सिटी in like all these 3, if there is a greater diversity the better it is, ठीक है। देन अब ये जैसे रेमंड डासमैन नामक व्यक्ति हैं, इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द को कॉइन किया था, जबकि रॉसन कॉइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी। सो यू कैन सी दैट रॉसन इज़ अ सिंगल वर्ड एंड दिस इज़ ऑल्सो सिंगल वर्ड, बायोडाइवर्सिटी, वेरएज रेमंड डासमैन ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसीलिए इन्होंने जो कॉइन किया दैट वाज 2 words, biological diversity, whereas Rosen had coined the term biodiversity. Then 3 types of biodiversity already told: genetic, species, and ecosystem biodiversity. Species diversity is measured in the form of species richness and species evenness. मतलब दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। species richness, that is सिंपल काउंट कर दो कितने प्रकार की स्पीशी गिवन एरिया में रह रही है, तो दैट इज़ species richness, एंड देन क्या रेशियो है एक स्पीशी और दूसरे स्पीशी के काउंट के बीच, तो दैट विल बी इंडिकेटिव ऑफ स्पीशी इवननेस। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर कंसिडरिंग स्पीशी डाइवर्सिटी ऑफ आवर रीजन। फिर स्पीशी रिचनेस इन एन एरिया may indicate presence of rare species or hotspots. India is among the 17 mega diverse countries. अब 17 mega diverse countries जो हैं in terms of biodiversity, उनके कुछ नाम याद कर लो। पहले मैं ओशियानिया वाला ही देख लेता हूँ, जैसे मलेशिया हो गया, और पापुआ न्यू गिनी आइलैंड हो गया, और फिलीपींस हो गया, तो 3 तो यहीं के हो गए। उसके बाद
बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्टडीड दैम इन द कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, ठीक है। तो फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी और एक और था मलेशिया, और मडागास्कर भी ले लो, इंडोनेशिया भी ले लो, ठीक है। इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया एंड फिलीपींस, तो ये कुछ देश हैं जो 17 मेगा डाइवर्स में आते हैं, मेगा डाइवर्स नेशंस कंट्रीज़ में आता है। उसके अलावा इक्वाडोर भी आता है, चाइना भी मेगा डाइवर्स में आता है, वाओ क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। देन कोलंबिया, साउथ अमेरिका वाला रीजन, देन DRC, देन ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील, तो ये सारे आते हैं। देन साउथ अफ्रीका, USA भी आता है, वाओ मेगा डाइवर्स में। वेनेजुएला भी आता है, साउथ अफ्रीका भी आता है, और पेरू भी आता है। तो दीज आर 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़, एंड इंडिया भी आता है उसमें, ठीक है। तो स्पीशी रिचनेस के बारे में बता दिए, दैट इज़ अ सिंपल काउंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसी इन अ गिवन एरिया। वेराज स्पीसी इवननेस की बात करें तो कितना बैलेंस है, बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन एरिया, बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। देन वी हैव Whittaker's alpha, beta and gamma types of biodiversity. So alpha is the absolute number of different species in a local ecosystem, but if we see two ecosystems and between those two ecosystems only the unique number of species को देखा जाए, then that becomes the beta diversity, while gamma is the overall diversity of a large area comprising of many ecosystems, ठीक है। तो गामा क्या हो जाएगा, ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ लार्ज एरिया कंप्राइजिंग ऑफ मैनी इकोसिस्टम। तो अल्फ़ा हो गया कि नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशी लिविंग इन अ लोकल इकोसिस्टम, और बीटा हो गया जब दो इकोसिस्टम्स में यूनिक स्पीशी की बात हो रही है, कॉमन वाले को हटा दे रहे हैं, तो जो यूनिक वाले रहेगा दैट इज़ बीटा डाइवर्सिटी। वेयरएज गामा डाइवर्सिटी इज द ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन वेरियस इकोसिस्टम्स कंबाइंड। देन इन सिटू और एक्स सिटू के एग्जांपल्स पे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो देखो ये पहले हम एक्स सिटू वाले देख लेते हैं। तो टिश्यू कल्चर हो गया, सीड बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, गार्डन, बॉटनिकल गार्डन भी एक्स सिटू है, जू भी एक्स सिटू है, क्रायो प्रिजर्वेशन तो डेफिनेटली एक्स सिटू है। तो इन सिटू क्या है, इन सिटू ये नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जीन सेंचुरी। नाउ डोंट कंफ्यूज दिस विद जीन बैंक. Gene bank is gene bank is ex situ, whereas gene sanctuary is in situ. Then community reserves, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मेरे ख्याल से अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके तहत ये कम्युनिटी रिजर्व्स वगैरह टर्म्स ऐड किए गए थे. सो दैट इज़ ऑल्सो इन सिटू. देन सेक्रेड ग्रूव्स सच एस काबुस इन केरला एंड किंटांग्स इन मेघालय. तो ये सेक्रेड ग्रूव्स के नाम है, काबुस इन केरला एंड किंटांग्स इन मेघालय. ये भी इन सिटू टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन है. अब कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एशियाटिक लायन प्रोजेक्ट, ये 2018 में स्टार्ट किया गया था. स्नो लेपर्ड एवरीवन नोज 2009 से स्टार्ट किया गया था. राइनो कंजर्वेशन ये 2020 से किया गया था. इंडिया राइनो विजन 2020, स्नो लेपर्ड 2009 एंड एशियाटिक लायन कंजर्वेशन 2018. इसके अलावा वल्चर कंजर्वेशन भी किया गया है. कब किया गया था? देखो मैंने बताया था कि ओरिएंटल, रेड, स्लेंडर और क्या था? ओरिएंटल था, स्लेंडर वाला था, रेड वाला था और लॉन्ग वाला था. ठीक है, तो ओरिएंटल, स्लेंडर, लॉन्ग और रेड, ये कीवर्ड्स अगर वल्चर के साथ अटैच्ड हैं सो दैट मीन्स वो वाले वल्चर्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड है CR स्टेटस के साथ. अब डाइक्लोफेनाक की वजह से ये सब हुआ था. नेक ड्रूपिंग कंडीशन इनमें हो गई थी, प्लस किडनी फेलियर भी हो गया था. तो डाइक्लोफेनाक की जगह मेलॉक्सिकैम वाज suggested as an alternative drug. Then Pinjore in Haryana and Guwahati in Assam and Buxa in West Bengal. तो ये कुछ रीजंस हैं फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड ब्रीडिंग जोन्स ऑफ वल्चर्स. इसके अलावा वल्चर रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए हैं महाराष्ट्र में और पंजाब में. डाइक्लोफेनाक फ्री करके कारकासिस फीड किया जाता है वल्चर्स को. तो बक्सा हो गया वेस्ट बंगाल में, और गुवाहाटी में, और पिंजौर इन हरियाणा. ये 3 जगह हैं जहाँ वल्चर रिहेबिलिटेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है. सो दैट इज़ फॉर द वल्चर कंजर्वेशन. दैन लायन सेंसस यू ऑलरेडी नो हर 5 साल पे होता है. सो लायन सेंसस इज़ डन एवरी 5 years. एंड साइंटिफिक रिसर्च, डिजीज़ मैनेजमेंट, सर्वेलेंस, लास्ट सेंसस वाज डन इन 2020. और ये 674 क्या है? यूजिंग द ब्लॉक काउंटिंग मेथड. और फर्स्ट लायन सेंसस वाज डन बाय नवाब ऑफ जूनागढ़ इन 1936. ठीक है, तो 2020 में हुआ था. पिछला सेंसस तो अभी 25 में होने वाला है. देन गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिम्बा सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंस मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायन. तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने AI बेस्ड सिम्बा सॉफ्टवेयर
इस्तेमाल किया था विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियाटिक लायन। ठीक है, तो वो भी याद कर लेंगे। तो इसमें यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक काउंटिंग मेथड 5 साल में होता है। पहला सेंसस कब हुआ था? 1936 में। और किसने करवाया था? तो नवाब ऑफ जूनागढ़ ने करवाया था। इसके बाद इंडिया राइनो विजन 2020 में हुआ था। सो अर्लियर कॉन्सेंट्रेटेड इन पोबिटोरा, ये असम में पड़ता है, काजीरंगा इन असम, हैंस ट्रांसलोकेशन स्टार्टेड। तो ट्रांसलोकेटेड इन 5 टारगेटेड रीजन्स लाइक मानस, लाओ, ये क्या है, लाओखोवा एंड बूरा चपोरी, दिब्रू साइकोवा एंड ओरांग। तो लाओखोवा एंड बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये ट्रांसलोकेट कर दिए गए थे। कहाँ से कर दिए गए थे? काजीरंगा से निकाले गए थे, पोबितोरा वाले रीजन से, वहाँ से निकाल के बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसलोकेट कर दिए गए थे। सो दैट वाज डन अंडर द स्कीम इंडिया राइनो विजन 2020। देन इंडिया राइनो विजन सीक्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ राइनो एज वेल। ठीक है, इनकी ब्रीडिंग और पॉपुलेशन वगैरह बढ़ाने वाला भी फीचर्स इसमें हैं। देन स्नो लेपर्ड में देखो 12 कंट्रीज़ हैं, स्पेशली वो जो सेंट्रल एशिया के आसपास वाले हैं, इंक्लूडिंग इंडियन नॉर्थ ईस्ट वाले। तो अब देखो ये सारे आ जाएंगे, किर्गिस्तान हो गया, और एक नहीं आएगा यहाँ, तुर्कमेनिस्तान नहीं आएगा। ठीक है, किर्गिस्तान आएगा, उज्बेकिस्तान आएगा, तजिकिस्तान आएगा, और कजाकिस्तान आएगा, अफ़गानिस्तान आएगा। ठीक है, और मंगोलिया आएगा, चाइना आएगा, इंडिया और नेपाल तो आएगा ही, भूटान भी आ जाएगा। तो यहाँ क्या नहीं आ रहा है? तुर्कमेनिस्तान नहीं आ रहा है, पाकिस्तान भी है इसमें। ठीक है, रशिया भी है। तो रशिया, किर्गिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारे हैं, लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, फिर ये GSLEP क्या है? GSLEP, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोग्राम। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल एफर्ट। ठीक है, तो कोई कह दे कि GSLEP इज़ एन NGO, ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल एफर्ट या इनिशिएटिव या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009, जिसमें GSLEP देखे थे और 12 कंट्रीज़ देख लिए थे, और जिसमें इंडिया भी पार्ट है। देन राइनो, इंडिया राइनो विजन 2020 वो देख लिए। तो उसमें राइनोज आर लोकेटेड फ्रॉम पोबितोरा, काजीरंगा टू बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरी चीज़, इसमें इनकी जनसंख्या बढ़ाने का भी कार्यक्रम इसमें है इंडिया राइनो विजन 2020 में। देन वल्चर कंजर्वेशन में पिंजौर हरियाणा में, गुवाहाटी असम में, और बक्सा इन वेस्ट बंगाल। देन वल्चर जोन्स, वल्चर रेस्टोरेंट्स इन महाराष्ट्र। देन ये एशियाटिक लायन प्रोजेक्ट 2018 में स्टार्ट किया गया था। इसमें गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने AI बेस्ड मार्किंग आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ने निकाला। ब्लॉक काउंटिंग मेथड से पिछली बार सेंसस किया गया था 2020 में, और फर्स्ट सेंसस लायन का हुआ था 1936 में बाय द नवाब ऑफ जूनागढ़। Then too much rainfall in equatorial regions wash out the nutrients of the soil, hence the soil in equatorial areas lack humus and nutrients. Quantitative pollutants are those which are naturally present in the environment, but only when their levels increase beyond a threshold they start harming. Example, carbon dioxide. It is an example of quantitative pollutants naturally present in environment, और जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है तभी वो नुकसान करते हैं। A certain moderate level of CO2 in the atmosphere is actually helpful because it prevents Earth from freezing, as it has a propensity to absorb heat by not allowing long wave radiation from Earth to pass out. Beyond moderate levels of CO2, it causes harmful global warming, while qualitative pollutants are man-made. So qualitative pollutants are man-made. So pollutants which are directly added into the environment are called primary pollutants. जैसे अब देखो, पहले हमने डिफरेंस देखा था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। तो क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो हैं जो नेचुरली प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, और थोड़ी बहुत संख्या उनकी होने से कोई दिक्कत नहीं है, बट ओनली जब वो थ्रेशोल्ड के ऊपर चले जाते हैं, क्वांटिटी उसकी जब बढ़ जाती है तब वो नुकसान करते हैं। वेरएस क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स आर मैन मेड। नाउ दूसरा, अब हम देख रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो मतलब डायरेक्ट एमिशंस होता है जिनका, ठीक है, डायरेक्टली एनवायरनमेंट में जुड़ जाते हैं। वेरएस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं जो कई प्राइमरी पोल्यूटेंट्स मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं, सच एज ओजोन हो गया या पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN, बाय इंटरेक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो एक नया पोल्यूटेंट बन जाता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से, तो फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो जो कि एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। तो इसमें ब्लू फ्लेम निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड में,
इट गेट्स रिलीज्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आयरन स्मेल्टिंग. आयरन स्मेल्टिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है. इट इज़ लेस डेंसर दैन एयर एंड शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. CO2 इज़ हैवियर दैन एयर, whereas CO2 is heavier than air, whereas CO, carbon monoxide, is lighter than air, या कह सकते हैं less denser than air. It combines with blood to form carboxyhemoglobin. Now this carboxy, whereas CO2 primary pollutant is heavier than air and soluble in water and causes ocean acidification. ठीक है, तो ये हो गया CO2 का नुकसान. whereas CO का हो गया कि वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड को ख़त्म कर देता है. Then sulfur dioxide and nitrogen dioxide are also primary pollutants. Through emissions gets reacted with cloud vapors to form acid rain. ये acid rain में कर देते हैं. Also under sunlight, SO2 and NO2 breaks to release a single radical of oxygen, which further combines with O2 to form tropospheric harmful ozone. अब SO2 और NO2 single oxygen radical release कर देते हैं कभी कभी, which further combines with the oxygen available in the atmosphere to form tropospheric ozone O3. तो O3 केवल स्ट्रेटोस्फेयर में ही हेल्पफुल है. अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बनने लग जाता है तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल केमिकल फॉर आवर लंग्स. इसके बाद वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं. ठीक है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ध्यान रखना, इसको सेकेंडरी में मत लगा देना, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं. कार्बन बेस्ड केमिकल्स दैट ईजिली इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर. एग्जाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, परफ्यूम स्प्रेज में होते हैं, फर्नीचर पॉलिश में होता है, ग्लूज जो गोंद होता है फेविकोल वगैरह उसमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. देन एयर फ्रेशनर्स, मॉथ रेपेलेंट्स, दीज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. अब ये भी मिक्स विक्स होके फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना देते हैं. ओजोन जो है वो क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, इसको चेक करना पड़ेगा. ओजोन जो है ना, इज़ ओजोन प्राइमरी पोल्यूटेंट और अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट? तो ग्राउंड लेवल ओजोन इज़ अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट. ठीक है, वही ट्रोपोस्फेरिक. तो ओजोन क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है अलॉन्ग विद पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. देन बेंजीन और इथिलीन की बात करें तो ये इट कॉजेज बोन मैरो फेलियर, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्रूड ऑयल. बेंजीन क्रूड ऑयल में भी मिलता है, गैसोलीन में भी मिलता है, बर्निंग. इथिलीन की बात करें, नेचुरल, वैसे तो नेचुरल प्लांट हार्मोन होता है, बट अगर टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग इट इज़ यूज्ड. इथिलीन इज़ लेस हार्मफुल बट इथिलीन ऑक्साइड इज़ कार्सिनोजेनिक. ठीक है, अगर इथिलीन वैसे तो देखा जाए थोड़ा कम हानिकारक है, लेकिन इथिलीन का अगर ऑक्साइड बन जाता है तो फिर वो कैंसर कर देता है इथिलीन ऑक्साइड. देन एस्बेस्टॉस की बात करें तो फाइब्रस मटेरियल है, यूज्ड इन फायर रेसिस्टेंस. इट कॉजेज रेस्पिरेटरी न्यूमोकोनियोसिस एंड मीजोथेलियोमा. तो ये दो बीमारियों के नाम याद रखना, डायरेक्ट सवाल बनता है. मीजोथेलियोमा, न्यूमोकोनियोसिस, मीजोथेलियोमा. These are caused due to asbestos ingestion. Then radon की बात करें, it is naturally emitted by soil and walls of houses with poor ventilation. तो ये भी naturally emitted by soil and walls of houses. फिर lead की बात करें तो ये पेंट में होता है, हेयर कलर में होता है, पेट्रोल में होता है, डीजल में होता है, लेड बैटरीज में होता है, तेल में होता है, ये जो कि used as an anti knocking agent. ठीक है, अब इसके बाद तो ये हो गया. और फिर इसके बाद जो है पार्टिकुलेट्स देखना है हमें. तो एक होता है फ्लाई ऐश. ठीक है, फ्लाई ऐश यूज्ड इन रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड्स एंड फिलिंग अप ऑफ अबैंडन्ड माइंस एंड रिक्लेमेशन ऑफ वेस्टलैंड्स, कंस्ट्रक्शन एंड रोड वर्क्स. इट कैन ऑल्सो इंक्रीज क्रॉप यील्ड बाय इंक्रीजिंग द वाटर रिटेंशन ऑफ द सॉइल. देखो 4 फ़ायदे हैं फ्लाई ऐश के. फ्लाई ऐश अबैंडन्ड माइंस को भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. Reclamation of wasteland by improving the soil fertility, increasing the water retention capacity of the soil, and construction and road works में भी fly ash का इस्तेमाल होता है. Then there is a note on acidic rain caused by sulfur dioxide and nitrogen dioxide. देखो H+ आयंस अगर किसी भी मीडियम में जोड़ दो तो वो एसिडिक बन जाता है. एसिड रेन मतलब कि उसका pH वैल्यू 5.6 से कम होता है. It slows down decomposition. डीके एंड डिकम्पोजिशन को कम कर देता है उसकी रेट. मोस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेफर एल्कलाइन एनवायरनमेंट वाइल बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ प्रेफर न्यूट्रलिटी. फंजाई हाउएवर प्रेफर्स एसिडिक मीडियम. अब ये बहुत माइन्यूट पॉइंट है. देखो फंजाई की अगर बात करें तो इसको एसिडिक मीडियम अच्छा लगता है, फंजाई को, फंगस को.
लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेफर एल्कलाइन एनवायरनमेंट, ठीक है, एल्कलाइन बेसिक सलाइन हो गया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो सलाइन एनवायरनमेंट पसंद है उसको, ब्लू ग्रीन एल्गी को, वाइल बैक्टीरिया को न्यूट्रल और फंजाई को, अब देखो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को न्यूट्रल मीडियम पसंद है जबकि फंजाई को एसिडिक मीडियम पसंद है। सो विद जब एसिडिफिकेशन सॉइल में बढ़ जाता है तो मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है, माइक्रोबियल स्पीशीज शिफ्ट्स फ्रॉम बैक्टीरिया बाउंड टू फंजाई बाउंड, माइक्रोबियल स्पीशीज शिफ्ट फ्रॉम बैक्टीरिया बाउंड टू फंजाई बाउंड। सो एसिडिटी डिटर्मिन्स माइक्रोबियल प्रोलिफरेशन, या फिर अगर एसिडिटी बढ़ जाएगी तो फिर उसमें फंगस हो जाएगा और माइक्रोब्स कम हो जाएंगे और फंजाई विल टेक ओवर, विच इज़ नॉट गुड फॉर सॉइल, ठीक है। तो वही है, माइन्यूट पीएच चेंजेस अगर होगा तो मरीन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मछलियों वगैरह के होते हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। सॉइल मिनरल्स आर रिटेन्ड इन बेसिक सॉइल, when soil turns acidic minerals gets dissolved and leaches away, rendering the soil infertile, ठीक है। ये भी एक पॉइंट हो गया। तो दो बहुत ही माइन्यूट पॉइंट हमने पढ़े। एक सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो अगर सॉइल एसिडिक हो जाती है तो वो मिनरल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर वो बह के लीचिंग के ज़रिए वेस्ट हो जाता है, तो फिर सॉइल में मिनरल्स की कमी हो जाती है और वो इनफर्टाइल सॉइल बन जाएगी। दूसरा पॉइंट ये था कि बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ की बात करें तो दे प्रेफर न्यूट्रल एनवायरनमेंट, और अगर हम फंजाई की बात करें तो दे प्रेफर एसिडिक मीडियम। तो सॉइल में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के वो टूवर्ड्स फंजाई दे आर टेकन ओवर बाय फंजाई एंड देन द सॉइल लैक्स स्टार्ट्स लूजिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इन इंडस्ट्रियल चिमनी का, ये तो एयर पोल्यूशन के लिए है, ये बस नाम, इनके नाम इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इंडस्ट्रियल चिमनी में, बैग हाउस फिल्ट्रेशन यूजिंग मल्टी लेयर्ड फाइब्रस शीट्स, कैटालिटिक कन्वर्टर, ये तो व्हीकल एग्जॉस्ट में ऑलरेडी लगा हुआ होता है, तो इसमें शायद पैलेडियम इस्तेमाल होता है। तो बैग हाउस फिल्ट्रेशन और बैग हाउस फिल्ट्रेशन, कैटालिटिक कन्वर्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगले वीडियो में देखते हैं BS भारत स्टेज 6 नॉर्म्स और ये जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वगैरह है, ठीक है।